जय हिंद साथियों, मैं युवराज सर एक लंबे अंतराल के पश्चात आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। आगे से मेरा प्रयास रहेगा कि मैं किसी न किसी टॉपिक पर रोज़ाना आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहूं। तो चलिए, आज का टॉपिक है नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, हिंद चीन में राष्ट्रवाद का उदय, जिसके प्रथम भाग में 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्तमान में हिंद चीन के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? ऑप्शन ए है म्यांमार, कंबोडिया, लाओस। ऑप्शन बी है वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया। ऑप्शन सी है वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड। और ऑप्शन डी है कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। आप लोग का आंसर आ रहा होगा कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, जो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हिंद चीन कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 2,50,000 वर्ग किलोमीटर, 2,70,000 वर्ग किलोमीटर, नेक्स्ट 2,80,000 वर्ग किलोमीटर और डी 3,00,000 वर्ग किलोमीटर। आंसर क्या आ रहा है? 2,80,000 वर्ग किलोमीटर, जो सी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं, कभी कभी लगभग 3,00,000 वर्ग किलोमीटर लिखा हुआ रहता है, ये भी आपका सही आंसर होगा। करद राज्य का तात्पर्य क्या होता है? ऑप्शन है आपके पास अधीनस्थ राज्य, स्वतंत्र राज्य, कर देने वाला राज्य और कर्ज देने वाला राज्य। क्या आंसर आ रहा है इसका? करद राज्य का मतलब क्या होता है? कर देने वाला राज्य, जो ऑप्शन सी आपका सही है। एक शक्तिशाली देश जब दूसरे देश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है तो उसके अंतर्गत या उसके अधीनस्थ जो राज्य होते हैं वो अपने से बड़े राजाओं को कर दिया करते हैं। उस प्रकार के राज्य को क्या बोला जाता है? करद राज्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? हिंद चीन में किस धर्म एवं दर्शन का प्रभाव है या था? तो आंसर है आपके पास बौद्ध एवं कन्फ्यूशियस, हिंदू एवं बौद्ध, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म। आंसर क्या हो रहा है आपका? बौद्ध एवं कन्फ्यूशियस धर्म का प्रभाव हिंद चीन क्षेत्रों पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हिंद चीन किस चीनी शासन के अधीन था? ऑप्शन है आपके पास सी हुआंग टी, बूती, युंगली और सूर्यवर्मा प्रथम। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मतलब 3rd BC, आपको बिफोर क्राइस्ट में जाना है। आंसर क्या आएगा आपका? सी हुआंग टी, जो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीन वंश का शासक सी हुआंग टी के बाद इंडो चीन किसके अधीन रहा? सी हुआंग टी के बाद इंडो चीन किसके अधीन रहा? तो ये आपका आंसर क्या है? हान वंश के अधीन, जो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 15वीं शताब्दी के दौरान किस वंश के अधीन हिंद चीन रहा? शुरुआत हम लोग ने किया सी हुआंग टी, उसके बाद हान वंश, अब है 15वीं शताब्दी के दौरान। तो 15वीं शताब्दी के दौरान किस वंश के अंतर्गत था ये? मिग राजवंश, अर्थात ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में हिंद चीन किस वंश के अधीन रहा? 15वीं शताब्दी के बाद हम 19वीं शताब्दी में आते हैं और इसका आंसर क्या होगा? हान वंश, चीन वंश, मंचू वंश या मिग वंश। 4 ऑप्शन है आपके हाथ में, हान वंश, चीन वंश, मंचू वंश और मिग वंश। याद रखना है 19वीं शताब्दी में हिंद चीन इंडो चाइना में किसके अंतर्गत था? वो मंचू राजवंश के अंतर्गत था, जो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। 19वीं शताब्दी मंचू राजवंश। अगला क्वेश्चन है, लाओस और कंबोडिया में किस देश की संस्कृति का प्रभाव अधिक था? लाओस और कंबोडिया में
किस संस्कृति का प्रभाव अधिक था? यूनानी संस्कृति, फ्रेंच, भारत और चीन। इसका आंसर क्या होगा? भारतीय संस्कृति का प्रभाव सबसे अधिक था। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन आपके पास है युंगली, नरोत्तम सिंघानुक, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय और राजा सूर्यवर्मा प्रथम। इसका आंसर आप लोग के दिमाग में अवश्य होगा, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय। ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम यूरोपियन व्यापारी कौन थे? ऑप्शन है आपके पास अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। क्या आंसर होगा? पुर्तगाली। भारत में भी सबसे पहले यही आए थे। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली ने मलक्का को कब अपना व्यापारिक केंद्र बनाया? 1520 ईस्वी, 1610 ईस्वी, 1510 ईस्वी और 1530 ईस्वी। क्या आंसर होगा इसका? 1510 ईस्वी, जो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंद चीन पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था? ऑप्शन आपके पास हैं स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस और इंग्लैंड। राइट आंसर क्या है? फ्रांस, जो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस ने कोच्चिन चीन के शासक के साथ संधि किस वर्ष की? क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सुने। फ्रांस ने कोच्चिन चीन के शासक, कोच्चिन चीन जो इंडो चाइना का एक प्रांत था उस समय, उसके साथ संधि फ्रांस ने कब की? ऑप्शन है आपके पास 1783 ईस्वी, ऑप्शन बी 1784 ईस्वी, ऑप्शन सी 1687 ईस्वी और ऑप्शन डी 1787 ईस्वी। इसका राइट आंसर क्या है? 1787, मतलब ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोंकिन में फ्रांसीसी सेना ने किस वर्ष प्रवेश किया? टोंकिन भी एक प्रांत था उस समय। फ्रांसीसी सेना ने किस वर्ष प्रवेश किया? 1683 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1781, 1782 और लास्ट ऑप्शन है 1783। कब किया टोंकिन में प्रवेश? 1783, जो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस द्वारा हिंद चीन को उपनिवेश बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या थे? फ्रांस द्वारा हिंद चीन को उपनिवेश बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या थे? प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल की आपूर्ति, सुरक्षित ठिकाना, उपरोक्त सभी। क्या इसका आंसर होगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि फ्रांस के लिए सभी देशों के साथ कंपटीशन करना अनिवार्य था। नए उपनिवेश मिलने से उसके कच्चे माल की आपूर्ति हो सकती थी और दूसरी जगह चीन और भारत में उस समय उसका सबसे बड़ा शत्रु जो था इंग्लैंड था। इसी वजह से वो अपना सुरक्षित ठिकाना इंडो चाइना में देख रहा था। क्वेश्चन नंबर 17, 1931 ईस्वी में वियतनाम से किस फसल का सर्वाधिक निर्यात होता था? ऑप्शन है आपके पास ईख, जौ, चावल और गेहूं। राइट आंसर क्या है इसका? चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 1931 में चावल निर्यात में वियतनाम विश्व में किस स्थान पर था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। राइट आंसर है इसका तृतीय। 1931 के समय में वियतनाम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक था चावल का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, कोलोन किसे कहा जाता था? ऑप्शन है आपके पास पुर्तगाली जो इंडो चीन में बस गए थे। ऑप्शन 2 है पुर्तगाल के निवासी। नंबर सी में है आपके पास फ्रांस के वह लोग जो इंडो चीन में नौकरी करते थे और वहाँ के मूल निवासी।
राइट आंसर है फ्रांस के वो व्यक्ति जो इंडोचीन में नौकरी करते थे, उसे कोलोन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास, हिंद चीन के किस प्रांत पर फ्रांस का प्रत्यक्ष नियंत्रण था? अर्थात हिंद चीन में 5 जो उस समय के प्रांत थे उसमें से किस प्रांत पर फ्रांस का प्रत्यक्ष नियंत्रण था? ऑप्शन है आपके हाथ में अन्नाम, ऑप्शन बी है कोचिन चीन, ऑप्शन सी है लाओस और ऑप्शन डी है कंबोडिया। आंसर क्या आ रहा है आपका? कोचिन चीन, जो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, टोकिन, अन्नाम, कंबोडिया और लाओस पर किसका अधिकार था? ऑप्शन है आपके पास चीन का, प्राचीन राजवंशों का, पुर्तगाल का या फ्रांस का। क्या इसका सटीक आंसर होगा? प्राचीन राजवंशों का। क्वेश्चन नंबर 22, दुई तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की? दुई तान होई संगठन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है हो ची मिन, फान च्यू त्रिन, फान बोई चाऊ, च्वांग काई शेक। तो दुई तान होई क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की? फान बोई चाऊ, अर्थात ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दुई तान होई संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? दुई तान होई संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1907 में, 1905 में, 1902 में, 1903 में। राइट आंसर क्या है? 1903। दुई तान होई संगठन के नेता कौन थे? फान बोई चाऊ, क्वांग दे, च्वांग काई शेक और हो ची मिन। दुई तान होई संगठन के नेता, एक फाउंडर जो स्थापना किया, अब उसका नेता जिसके अंडर में ये चल रहा है, जिसका लीडर कौन था दुई तान होई का? फान बोई चाऊ, क्वांग दे, च्वांग काई शेक, हो ची मिन। क्या होगा इसका आंसर? क्वांग दे, जो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक के लेखक कौन है? हो ची मिन, फान बोई चाऊ, क्वांग दे और च्वांग काई शेक। तो इसका राइट आंसर क्या है? फान बोई चाऊ, जो बी आंसर आपका राइट आंसर है। इसी के साथ ही पहला भाग खत्म होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें, और यदि पसंद नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में जाके सुधार हेतु सुझाव दें। जय हिंद।